Hello student, 5th class, and this is your SST subject, and here our second lecture of your this chapter, the British rule and the revolt of 1857. ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इस चैप्टर में ब्रिटिश के बारे में पढ़ा था और पुर्तगालीज के बारे में पढ़ा था और वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा था, कहाँ से कैसे लिस्बन से अफ्रीका से कालीकट कैसे पहुंचा था उसके बारे में पढ़ा था, और ये ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल कैसे हो गए थे, कैसे डिफीट करके हो गए थे, ये सब हमने चीज़ें इसमें फिनिश कर दी थी और ट्रेडिंग के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस वाली लाइन से। हाँ, थॉट द ब्रिटिश वाज द अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ये पूरे ट्रेड पे इन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया और अच्छा खासा अमाउंट रुपीज़ का ये लोग अर्न करने लगे। ठीक है, एट देयर ग्रीडनेस इंक्रीज्ड डे बाई डे। ठीक है, इसके साथ साथ इन लोगों की जो ग्रीडनेस वाली हैबिट थी ना, ग्रीडनेस मतलब होता है लालची, इन लोगों की जो लालच था ना वो दिनों दिन बढ़ता गया। दे स्टार्टेड मिस यूजिंग द फैसिलिटीज़ ग्रांटेड बाय द मुगल रूलर्स। है ना, ये किसका मिस यूज करने लगे, वो फैसिलिटीज़ यानी वो राइट्स का ये मिस यूज करने लगे जो इनको मुगल रूलर्स ने दी थी। उस टाइम इंडिया पे ज़्यादातर मुगल रूलर्स ही रूल करते थे, तो नॉर्मल सी बात है, जो उन्हें पावर्स दी जाएंगी ब्रिटिश को वो मुगल रूलर के द्वारा ही दी जाएंगी। जैसे कि जहांगीर, ठीक है, आपका जो जहांगीर था उस टाइम, है ना, वो ही शासन कर रहा था। जो अकबर के लड़के का नाम था जहांगीर, वो ही शासन इस टाइम कर रहा था। ठीक है, उसके द्वारा ही इन लोगों को क्या परमिशन ग्रांटेड की जाती थी। चलिए, है ना, चलिए। और बेटा, रूलर और नवाब में काफ़ी अंतर होता है। नवाब छोटी छोटी रियासतों पे शासन करते थे और जो जहांगीर था वो पूरे हिंद का शासन करता था। चलिए, टू मेक इट वेरी मोर प्रॉफिट, जब वो इन क्या बोलते हैं उनको, जब वो इन राइट्स का मिसयूज करने लगे, है ना, जब उन राइट का मिसयूज करके क्या करने लगे, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। व्हेन द सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ द बंगाल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश वे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अब जो उस टाइम जहाँ ये लोग ट्रेड करते थे तो वो जगह थी बंगाल की। ठीक है, बंगाल का नवाब उस टाइम कौन था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला को इनका ये सब समझ में आ गया कि ये कैसे चीट कर रहे हैं और ये अपने राइट्स का कैसे मिसयूज कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। अब आपको मैंने प्रोटेस्ट का मतलब पहले ही बता रखा है, जब हम एक ग्रुप में इकट्ठे होकर जो एक पावर में जो रूल करते, जो पावर होती है जो रूल करती है हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट में जाकर हम प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, उसका अपोज करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोटेस्ट। ठीक है, दे स्टार्टेड अ वार अगेंस्ट हिम 1757। दिस वार इज नॉन एज द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था उसे क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड, और जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, उसे सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया था। किसने, ब्रिटिश ने। इन 1764 the East India Company started another war against combined armies of the Nawab, Bengal and Awadh। ठीक है, अब इसमें जो 1764 का जो दूसरा जो वार स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों, और ये 3 आर्मीज़ थी। कौन कौन सी, एक अवध की आर्मीज़ थी और ये सिराजुद्दौला की आर्मी थी, है ना, और दूसरी साइड कौन था आपका, ब्रिटिश थे। और इसे कौन सा युद्ध बोलते हैं, कौन सा वार बोलते हैं, इसे बक्सर का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। मुगल एम्परर, ही वॉज द कॉल्ड बैटल ऑफ द बक्सर। ओके, दिस वाज कॉल्ड द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इस जो आपके सिराजुद्दौला, एक साइड सिराजुद्दौला की थी आर्मी, नवाब बंगाल की आर्मी थी, और सेकंड अवध की आर्मी थी, और मुगल एम्परर थे, और आपका एक साइड पे ब्रिटिश थे, तो उसको क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। और कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में। ठीक है, चलिए, दे वॉन द बार एंड ऑब्टाइन द राइट द कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल। ठीक है, इस बार को फिर भी कौन जीत गया, ब्रिटिश ही जीत गए, क्योंकि इनके पास एडवांस्ड आर्मीज़ थी इसलिए। ठीक है, और इन्होंने इस बैटल को जीतने के बाद क्या किया, इन्होंने एक राइट ले लिया, कौन सा, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। तो नॉर्मल सी बात है, जो रेवेन्यू होता है ना वो वही कलेक्ट करता है जो वहाँ पर रूल करता है। ठीक है,
क्यों कलेक्ट करता है? क्योंकि वो उसे एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। किसको? जनता को। ठीक है, जनता को डिफेंस प्रोवाइड करता है, जनता की हर एक चीज़ों का ख्याल रखता है। तो इसके बदले में क्या करती है जनता? उसको रेवेन्यू देती है। किसको? जो उनके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल मतलब शासन, है ना, जो उनके ऊपर शासन करता है। ठीक है, राजा को ही देते हैं। तो अब वो राइट किसके पास आ चुका है? अब वो राइट ब्रिटिशर्स के पास आ चुका है। ठीक है, हाँ। तो दिस मेड द कंपनी वाज वेरी पावरफुल। तो जब कंट्री के कुछ हिस्से का रेवेन्यू ही ब्रिटिशर्स के पास आने लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि वो उनके पास पावर्स ज़्यादा हो जाएंगी, लोग उनको ही मानेंगे। ठीक है, और आपको याद हो ये किस लिए आए थे? ट्रेड करने आए थे। और अब क्या हो रहा है? अब वॉर हो रहे हैं और वो रेवेन्यू कलेक्ट भी करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग मच टाइम इन इंडिया, मतलब जब बहुत टाइम हो गया इनको इंडिया में रहते रहते, दे नोटिस्ड दैट देयर वाज नो यूनिटी अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स। जब उनको बहुत टाइम हो गया रहते रहते, तो उन्होंने देखा कि इंडिया के जो रूलर्स हैं, है ना, जो अलग अलग जगह पर शासन करते हैं, कि उनमें बिल्कुल भी कम्युनिटी नहीं है। क्या नहीं है? बिल्कुल भी यूनिटी, या आपस में बिल्कुल भी उन्हें कोई भी तोड़ फोड़ कर सकता है उनके बीच में। ठीक है, बनती नहीं आपस में। दे वर इन फैक्ट फाइटिंग विद ईच अदर। द ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, हालांकि वो एक दूसरे के साथ रहने तो दूर की बात है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। कौन? इंडिया के रूलर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने नोटिस की और इसका एडवांटेज उठाया। ठीक है, क्या एडवांटेज उठाया? दे अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, जिस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल। ये सबको पता होगा, फूट डालो और राज करो। तो वो क्या करते थे? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे दो रूलर्स हैं इंडिया के। ठीक है, वो एक के पास जाएंगे और ये बोलेंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे दूसरे राजा के ऊपर अटैक करने में, और हम आपको आर्मी की हेल्प देंगे, आप उससे जीत जाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा रूल करने के लिए एरिया हो जाएगा, आप ज़्यादा बड़े राजा बन जाएंगे। तो जो दूसरा राजा होता था वो उसकी बात में आ जाता था, और जब वो उसकी हेल्प से दूसरे को हरा देता था, तो नॉर्मल सी बात है, जो जीता हुआ पार्ट होता था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता था। ठीक है, द यूज ऑफ द पॉलिसी हेल्प देम टू कैप्चर द नंबर ऑफ किंगडम्स, है ना। और ये जो पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल्स, इसने क्या किया? इन्होंने बहुत नंबर ऑफ किंगडम्स को इनके कंट्रोल में ला दिया। किसके कंट्रोल में? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। दे ग्रेजुअली एक्सटेंड देयर पावर इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये क्या करने लगे? ये लगातार अपनी पावर को एक्सटेंड करने लगे, यानी बढ़ाने लगे, फैलाने लगे इंडिया के अदर पार्ट्स में। ठीक है, हाउ एवर देयर वर फ्यू पावरफुल किंगडम्स लाइक मराठा, पंजाब एंड मैसूर हु डिड नॉट गिव इन टू द ब्रिटिश। ठीक है, ये हाउ एवर कर मतलब जो भी कुछ स्ट्रॉन्ग किंगडम्स भी थे अपनी इंडिया में, जो अपने आप को बहुत इस्टेब्लिश करके रखते थे, जो अपने रूलर और अपने कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहते थे। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। वो कौन से थे? आपके थे ये थे मराठास, पंजाब एंड मैसूर। ठीक है, ये बचे रहे, इन पे ब्रिटिश ने कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया था। द ब्रिटिश फाउट मैनी वार्स अगेंस्ट देम एंड अल्टीमेटली डिफीटेड देम। ठीक है, लेकिन बहुत बार ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर क्या किया? अटैक्स किए, है ना, और बहुत सारे वार्स किए अगेंस्ट इनके। तो क्या हुआ? धीरे धीरे मतलब अब ब्रिटिशर्स के पास एडवांस आर्मी थी, एडवांस चीज़ें थी। ठीक है, एडवांस हथियार थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ कम होती गई, और हाउ एवर कैसे भी करके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? इनको भी डिफीट कर दिया, यानी हरा दिया। दे हैड एस्टेब्लिश देयर रूल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसे इसी तरह उन्होंने क्या किया कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट में अपना शासन इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड हेडिंग पे, जिसका नाम है ग्रोइंग। चलिए ये हम थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, तब तक आप इसके बारे में पढ़िए जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, ओके।